सबने मुझे बेरहम कहा कि मैं अपनी बीमार सास को खाना नहीं देती। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हर सुबह मैं अपने हाथों से उनका दलिया बनाती थी, दवाई समय पर रखती थी और रात को चुपचाप रोते हुए बर्तन मांजती थी। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली घरेलू कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कई बार घर की दीवारों के पीछे जो सच छुपा होता है, वो बाहर वालों की सोच से बिल्कुल उल्टा होता है। मेरा नाम निशा है। शादी को 3 साल हुए थे और मैं कानपुर के किदवई नगर की एक पुरानी सी बिल्डिंग में अपने पति रोहित और सास कमला देवी के साथ रहती थी। हमारा फ्लैट छोटा था, 2 कमरे, एक रसोई और इतनी सी बालकनी जिसमें कपड़े सुखा दो तो आदमी खड़ा होने की जगह ढूंढे। रोहित एक प्राइवेट कोरियर ऑफिस में काम करता था। सुबह जल्दी निकलता, रात को थका हुआ आता और घर में अगर किसी की आवाज ऊंची सुन लेता तो बस उसी को सच मान लेता। मेरी सास को डायबिटीज थी, बीपी था और डॉक्टर ने साफ कहा था, तेल मसाला कम, मीठा बंद, नमक कंट्रोल और टाइम पर खाना। सुनने में आसान लगता है, पर भारतीय घर में किसी बुजुर्ग को परहेज वाला खाना खिलाना जंग लड़ने जैसा होता है। उन्हें लौकी की सब्जी देखते ही गुस्सा आ जाता था। दलिया रखो तो बोलती, ये खाना है या गाय का चारा? रोटी मुलायम बनाओ तो कहती, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। शुरू में मैं चुप रहती थी। सोचा नई बहू हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे नहीं, सब उल्टा होने लगा। मैं सुबह उनका नाश्ता अलग बनाती थी, बिना चीनी की चाय, हल्का पोहा, कभी ओट्स, कभी मूंग की दाल की खिचड़ी। उनकी दवाई छोटे डिब्बे में दिन के हिसाब से रखती थी। पर जैसे ही मैं रसोई में दूसरी तरफ होती, वो प्लेट सरका देती। कभी सब्जी डस्टबिन में डाल देती, कभी रोटी खिड़की से नीचे कुत्ते को फेंक देती। और फिर 2 घंटे बाद बालकनी में खड़ी होकर कहती, अरे बहू ने तो मेरा खाना ही बंद कर दिया है। बूढ़ी औरत को भूखा मार रही है। पहले मुझे लगा गुस्से में बोल रही हैं, लेकिन एक दिन नीचे वाली मंजू भाभी ने मुझे सीढ़ियों में रोक लिया। बोली, निशा, बुरा मत मानना, पर आंटी कह रही थी तुम उन्हें ठीक से खाना नहीं देती। मेरी सांस वहीं अटक गई। मैंने कहा, भाभी, डॉक्टर ने परहेज बोला है। मैं तो, उन्होंने मेरी बात काट दी, देखो, बुजुर्ग हैं, थोड़ा प्यार से रखा करो। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मेरी रसोई की मेहनत बाहर जाकर मेरे खिलाफ कहानी बन रही थी। शाम को रोहित आया तो सास ने वही पुराना रोना शुरू कर दिया। बेटा, तेरे ऑफिस जाते ही ये रसोई बंद कर देती है। बोलती है डॉक्टर ने मना किया है। अरे डॉक्टर ने जीना तो मना नहीं किया ना? रोहित ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस बोला, निशा, माँ को खाना देने में क्या प्रॉब्लम है? दिन भर घर में ही तो रहती हो। मैं अंदर से टूट गई। दिन भर घर में ही तो रहती हो। ये लाइन ऐसी लगी जैसे मेरे सारे काम अदृश्य हो गए हों। कपड़े धोना, सिलाई का काम करना, बिजली का बिल भरना, मेडिसिन लाना, सब्जी लेना, खाना बनाना और फिर ताने सुनना, ये सब किसी को काम लगता ही नहीं था। मैंने धीरे से कहा, रोहित, खाना देती हूँ, बस मीठा और तेल नहीं दे सकती। वो चिढ़ गया, तो थोड़ा नॉर्मल बना दिया करो। माँ कोई मरीज नहीं है कि जेल का खाना खाए। सास ने तुरंत आंच में घी डाल दिया। हाँ बेटा, जेल ही समझ लो। तेरी शादी के बाद मेरी थाली से स्वाद चला गया। उस रात मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई, बस रसोई की लाइट बंद करके फर्श पर बैठ गई। मुझे गुस्सा भी था, दुख भी था और सबसे ज्यादा डर था कि कहीं सच में सब मुझे गलत न समझ लें। अगले हफ्ते रोहित की बहन पूजा आई। आते ही उसने मुझसे पूछा भी नहीं,
कि घर में क्या चल रहा है। सीधे अपनी माँ के पास बैठकर बोली, मम्मी, मैंने बोला था न, ज्यादा सीधी मत बनो। आज खाना बंद किया है, कल कमरे से निकाल देगी। मैंने रसोई से सुन लिया। हाथ में बेलन था, पर हाथ कांप रहा था। पूजा अपने साथ समोसे और जलेबी लाई थी। मैंने कहा, दीदी, डॉक्टर ने मीठा मना किया है। वो हंसकर बोली, अरे वाह, अब माँ अपनी बेटी के लाए हुए समोसे भी नहीं खा सकती? बहू सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सास ने वही समोसा खाया, जलेबी खाई, और रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई। शुगर बढ़ गई। मैंने ही ऑटो बुलाया, मैं ही क्लिनिक ले गई, मैं ही दवाई लेकर आई। लेकिन सुबह जब रोहित ने पूछा क्या हुआ, तो सास ने कहा, कल बहू ने खाना नहीं दिया था, इसलिए कमजोरी हो गई। मैं उन्हें देखती रह गई। पहली बार मेरे मुंह से निकला, मम्मी जी, ये झूठ है। घर में सन्नाटा हो गया। रोहित ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। बोला, माँ को झूठी बोल रही हो। मैंने कहा, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन उस घर में सच की आवाज सबसे धीमी थी। असली तमाशा उस दोपहर हुआ, जब मैं उनकी खिचड़ी लेकर गई और उन्होंने प्लेट हाथ से हटा दी। थोड़ा खाना नीचे गिर गया। फिर वो बालकनी में जाकर जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान, कैसी बहू दी है। मुझे भूखा मार देगी ये लड़की। नीचे से लोग देखने लगे। सामने वाली खिड़की खुली, बगल वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। कोई बोला, क्या हुआ आंटी? और सास ने रोते हुए कहा, 3 दिन से पेट भर खाना नहीं दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 3 दिन। मैं वहीं खड़ी थी, हाथ में वही थाली लिए जिसमें से भाप उठ रही थी। लेकिन किसी ने थाली नहीं देखी। सबने सिर्फ उनके आंसू देखे। और उस दिन से पूरी बिल्डिंग में मेरा नाम बहू नहीं, बेरहम बहू हो गया। अगले दिन से मेरी जिंदगी किसी अदालत जैसी हो गई थी, जहां हर कोई जज था और मैं अकेली आरोपी। बिल्डिंग की औरतें पहले मेरे हाथ की सिलाई की तारीफ करती थी, अब सीढ़ियों में मिलती तो आधी मुस्कान देकर निकल जाती। मंजू भाभी ने अपने बच्चे को हमारे घर भेजना बंद कर दिया। दूधवाला भी एक दिन बोला, भाभी जी, आंटी का भी ध्यान रखा करो, बुजुर्गों की दुआ लगती है। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ नहीं, पूरा इल्जाम चिपका दिया हो। मैं रोज सुबह वही करती रही। चाय बिना चीनी की, 2 पतली रोटियां, उबली सब्जी, दाल में कम नमक, और दवाई समय पर। लेकिन मम्मी जी की आदत बदल चुकी थी। मेरे हाथ का खाना देखते ही चेहरा बना लेती, और रोहित के आने से 10 मिनट पहले चेहरा और भी दुखी कर लेती। रोहित घर में घुसते ही पूछता, माँ, खाना खाया? और वो लंबी सांस लेकर बोलती, हाँ बेटा, थोड़ा सा, जितना तेरी बहू ने दिया। मैं बीच में बोलती, पूरा खाना रखा था मैंने। रोहित थका हुआ बैग फेंकता और कहता, निशा, हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं होती। मुझे तब समझ आया कि किसी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज झगड़ा नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है जब सामने वाला आपकी बात सुनना ही बंद कर दे। पूजा दीदी अब हफ्ते में 2 बार आने लगी। कभी कचौड़ी लेकर, कभी मिठाई लेकर, कभी नमकीन का बड़ा डिब्बा। बाहर से आते ही मुझे देखकर कहती, अरे बहू, आज मम्मी को कुछ अच्छा खाने देना। बेचारा इंसान परहेज करते करते मर जाएगा। मैं चुप रह जाती, क्योंकि अगर बोलती तो बदतमीज, चुप रहती तो दोषी। एक शाम मैंने देखा पूजा दीदी रसोई में चुपके से मम्मी जी के लिए आलू की टिक्की गरम कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, दीदी, प्लीज मत दीजिए, रात को फिर दिक्कत होगी। वो पलटीं और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें उनकी तबीयत की चिंता है या कंट्रोल निकलने का डर है?
मुझे लगा मैं वहीं बैठ जाऊं और रो दूं। उस रात सच में मम्मी जी की तबीयत खराब हुई। बीपी बढ़ा, पसीना आया, बेचैनी हुई। रोहित ने मुझे घूरकर कहा, आज क्या खिलाया था? मैंने कहा, मैंने नहीं, पूजा दीदी ने। इससे पहले कि मैं पूरी बात बोलती, पूजा दीदी बोली, वाह निशा, अब ब्लेम भी मुझ पर। मैं तो दोपहर में ही चली गई थी। मम्मी जी ने भी आंखें बंद करके कहा, मुझे कुछ याद नहीं बेटा, जो घर में होता है वही जाने। उस लाइन ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। सामने वाली सावित्री आंटी, जिन्हें सब साविता आंटी बोलते थे, उस दिन हमारी आवाजें सुनकर दरवाजे तक आई थी। वो बहुत बोलने वाली औरत नहीं थी। न किसी की चुगली में बैठती, न बेवजह सलाह देती। बस अपनी बालकनी में तुलसी को पानी देती और शाम को मंदिर जाती। लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थी। अगले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं मम्मी जी को खाना देती, सामने वाले फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खुला रहता। पहले मुझे अजीब लगा। फिर एक दिन साविता आंटी ने सीढ़ियों में मुझे रोककर बहुत धीरे से कहा, निशा, तू खाना देती है न उन्हें? मेरी आंखें भर आईं। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, रो मत। सच को कभी कभी गवाह चाहिए होता है। बस उस दिन पहली बार लगा कि शायद भगवान ने मेरी आवाज पूरी तरह बंद नहीं की है। लेकिन घर के अंदर हालात और गंदे होते जा रहे थे। रोहित अब मेरे साथ ठीक से खाना भी नहीं खाता था। रात को मोबाइल लेकर दूसरी तरफ करवट करके सो जाता। एक दिन उसने कहा, माँ को लगता है तुम उन्हें बर्डन समझती हो। मैंने कहा, और तुम्हें क्या लगता है? उसने चुप रहकर जवाब दे दिया। उस चुप्पी ने मुझे सबसे ज्यादा चोट दी। मैं घर चलाने के लिए ब्लाउज की सिलाई करती थी। गली की औरतें कपड़े दे जाती थी। लेकिन अफवाह के बाद काम भी कम होने लगा। कोई सीधा नहीं कहता था, पर सबकी आंखों में एक सवाल होता था, जो अपनी सास को नहीं खिलाती, वो हमारा कपड़ा क्या संभालेगी? अजीब बात है न, एक झूठ पेट से निकलकर इज्जत तक पहुंच जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या किसी घर में बहू की बात सच मानना इतना मुश्किल होता है, या हमारे समाज को बस रोती हुई सास और चुप बहू की कहानी ही पसंद आती है। असली मोड़ गुरुवार की रात आया। उस दिन बिजली बार बार जा रही थी। मैं रसोई में मम्मी जी की खिचड़ी बना रही थी। पूजा दीदी अचानक आईं। उनके हाथ में गुलाब जामुन का डिब्बा था। मैंने देखते ही कहा, दीदी, अभी शुगर 240 थी, प्लीज मत दीजिए। वो हंसते हुए अंदर गईं और मम्मी जी के कमरे का दरवाजा आधा बंद कर दिया। मुझे लगा फिर वही होगा, इसलिए मैं रसोई में खड़ी खड़ी सब सुनने लगी। पूजा दीदी धीमी आवाज में बोली, मम्मी, आप समझती क्यों नहीं? जब तक आप जोर से नहीं बोलोगी, रोहित भैया को लगेगा सब नॉर्मल है। बहू को थोड़ा दबाकर रखना पड़ता है। आज बालकोनी में बोल देना कि खाना नहीं मिला। देखना, भैया खुद इसे मायके भेज देंगे। मम्मी जी बोली, पर निशा खाना तो देती है। पूजा दीदी तुरंत बोली, अरे मम्मी, खाना देना अलग बात है, इज्जत देना अलग। और वैसे भी वो परहेज के नाम पर आपको सूखा खाना खिलाती है। 2 आंसू बहाओगी तो पूरा मोहल्ला आपके साथ होगा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी सामने वाले फ्लैट से हल्की सी मोबाइल की रोशनी दिखी। साविता आंटी अपने आधे खुले दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उनके हाथ में फोन था। वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने पहली बार चाहा कि कोई मेरी बेइज्जती देखे, क्योंकि शायद वही मेरी गवाही बन सकती थी। थोड़ी देर बाद वही हुआ। मम्मी जी बालकनी में आईं।
और बोली, आज फिर खाना नहीं दिया। लेकिन इस बार उनकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। शायद उन्हें भी पता था कि झूठ अब अकेला नहीं रहा, उसके सामने कैमरा खड़ा है। नीचे दो औरतें खड़ी हो गईं। रोहित भी उसी वक्त ऑफिस से आया। पूजा दीदी ने तुरंत ड्रामा शुरू किया, भैया अब तो हद हो गई। मम्मी को इस उम्र में रुला रही है। रोहित ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, फैसला भी था। उसने कहा, निशा, कल सबके सामने बात होगी। मम्मी भी बोलेंगी, पूजा भी, और तुम भी। अब ये रोज रोज नहीं चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, कल बात होगी। पर इस बार पूरी बात होगी। उसे शायद मेरी आवाज में कुछ अलग लगा, क्योंकि वो कुछ सेकंड चुप रह गया। इस रात मैं सोई नहीं। मम्मी जी के कमरे से पूजा दीदी की फुसफुसाहट आती रही। रोहित हॉल में बैठा मोबाइल देखता रहा और मैं रसोई में रखी उस खिचड़ी को देखती रही, जो किसी ने खाई नहीं थी, लेकिन जिसके नाम पर मेरे चरित्र का फैसला होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि साविता आंटी ने कितना रिकॉर्ड किया है। मुझे ये भी नहीं पता था कि कल वो मेरे लिए बोलेंगी या डर जाएंगी। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान चिल्लाकर नहीं, कभी-कभी सामने वाले फ्लैट के आधे खुले दरवाजे से इंसाफ भेजता है। अगली सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें चाय की चम्मच भी कप से टकराए तो लगता था किसी ने फैसला सुना दिया। रोहित ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। पूजा दीदी सुबह सुबह फिर आ गई, जैसे कोई वकील अपना केस जीतने आया हो। दोपहर तक मम्मी जी ने खुद ही दो रिश्तेदारों को फोन कर दिया। आ जाओ, आज घर की बात साफ करनी है। उन्होंने इतना जोर से बोला कि सामने वाले फ्लैट तक आवाज गई होगी। मैं रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। हाथ कांप नहीं रहे थे। अजीब बात थी, कल तक मैं डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। आज बस एक थकान थी, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब जो होना है हो जाने दे। हॉल में प्लास्टिक की कुर्सियां रखी गईं। रोहित के मामा जी, चाची, पूजा दीदी, मम्मी जी सब बैठ गए। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। मम्मी जी ने रोना शुरू किया। मैंने तो कभी इसे बहू नहीं बेटी समझा, लेकिन इसने मेरी थाली से रोटी छीन ली। बूढ़ी औरत हूँ, बेटा, कितना बोलूं? पूजा दीदी ने तुरंत मेरी तरफ देखकर कहा, निशा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि माँ को नौकरानी जैसा खाना खिलाओ। इंसान को स्वाद भी चाहिए होता है। मैंने पहली बार धीरे से कहा, स्वाद चाहिए होता है, पर शुगर 240 हो तो जलेबी नहीं चाहिए होती। पूजा दीदी हंस पड़ी। देखा भैया, यही लहजा है इसका। डॉक्टर बन गई है घर की। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, निशा, अब सच सच बोलो, क्या तुमने माँ को जानबूझकर खाना कम देना शुरू किया? मैंने उसकी तरफ देखा। 3 साल की शादी में मैंने उससे बहुत उम्मीदें रखी थी, पर उस पल सिर्फ एक सवाल था, रोहित, अगर मैं बोलूंगी तो मानोगे? वो चुप हो गया और उसकी चुप्पी ने जवाब दे दिया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। साविता आंटी अंदर आईं। कमरे में सबने उन्हें ऐसे देखा जैसे किसी बाहरी ने घर की इज्जत में पैर रख दिया हो। मम्मी जी ने तुरंत चेहरा फेर लिया। पूजा दीदी बोली, आंटी, ये फैमिली मैटर है। साविता आंटी ने शांत आवाज में कहा, बिल्कुल। लेकिन जब फैमिली मैटर बालकनी में रो रो कर पूरी बिल्डिंग को सुनाया गया था, तब ये सिर्फ फैमिली मैटर नहीं रहा था। कमरे में सन्नाटा हो गया। उन्होंने अपना फोन निकाला और रोहित के सामने रख दिया। पहले ये देख लो, फिर जिसे जो बोलना है बोल लेना। वीडियो चला।
उसमें मेरी आवाज थी, मम्मी जी, प्लीज ये खिचड़ी खा लीजिए, दवाई भी लेनी है। फिर मम्मी जी की आवाज आई, मुझे ये फीका खाना नहीं खाना। फिर पूजा दीदी की आवाज साफ सुनाई दी, मम्मी, आप बालकोनी में बोल देना कि खाना नहीं मिला। भैया खुद इसे मायके भेज देंगे। किसी ने सांस तक नहीं ली। वीडियो में मम्मी जी ने भी कहा था, पर निशा खाना तो देती है। और पूजा दीदी ने जवाब दिया था, अरे खाना देना अलग बात है, इज्जत देना अलग। वीडियो खत्म हुआ तो कमरे में जो खामोशी थी, वो किसी चीख से भी भारी थी। रोहित का चेहरा उतर गया। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे मैं दिखाई दी हूं। मम्मी जी की आंखें नीचे थी। पूजा दीदी के चेहरे से सारा आत्मविश्वास उतर चुका था, लेकिन फिर भी बोली, वीडियो से पूरी बात थोड़ी पता चलती है। मैंने तो बस, साविता आंटी ने बीच में ही कहा, पूरी बात मुझे भी पता है। रोज सुबह ये लड़की खाना देती थी, दवाई देती थी, और आप लोग इसे ही बदनाम कर रहे थे। मामा जी ने रोहित की तरफ देखकर कहा, बेटा, तूने अपनी बीवी की बात एक बार भी ठीक से नहीं सुनी। रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, निशा, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे अंदर कोई खुशी नहीं हुई, बस बहुत पुरानी थकान बाहर आ गई। मैंने कहा, गलती तब होती है जब एक बार किसी को गलत समझो। तुमने तो मुझे हर दिन कटघरे में खड़ा किया। मम्मी जी ने झूठ बोला, पूजा दीदी ने आग लगाई, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। पति होकर भी तुमने मुझे सफाई देने वाली नौकरानी बना दिया। मम्मी जी रोने लगी। इस बार आवाज में नाटक कम और शर्म ज्यादा थी। बोली, निशा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे लगा तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। मुझे डर लगता था। मैंने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, डर में किसी की इज्जत मत मारिए मम्मी जी। मैं आपको भूखा नहीं रख रही थी, मैं आपको बचा रही थी। पूजा दीदी उठकर जाने लगी तो रोहित ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अब से इस घर के फैसलों में तुम्हारी दखल नहीं होगी। माँ की तबीयत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी लूंगा। और निशा से माफी मांगो। पूजा दीदी ने होंठ भींचकर कहा, सॉरी, मैंने कहा, मुझसे नहीं। अपने अंदर के उस घमंड से माफी मांगिए जिसने आपको लगा कि एक बहू की इज्जत खिलौना है। उस दिन के बाद मैं उसी घर में तुरंत सामान्य नहीं हुई। मैंने अपना छोटा बैग उठाया और 2 हफ्ते के लिए अपनी मौसी के घर चली गई। रोहित ने रोकने की कोशिश की, पर मैंने साफ कहा, मुझे शांति चाहिए और तुम्हें समझने का समय। मोहल्ले में वीडियो की बात फैल गई। वही लोग जो मुझे देखकर फुसफुसाते थे, अब नजरें झुकाकर नमस्ते करने लगे। मंजू भाभी एक दिन मेरे पास आईं और बोली, निशा, हमने तुम्हें गलत समझा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, बस अगली बार किसी के आंसू देखकर किसी तीसरे की सजा मत लिख दीजिएगा। 2 हफ्ते बाद मैं वापस आई, लेकिन पुरानी निशा बनकर नहीं। मैंने अपनी सिलाई का काम बढ़ाया, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना शुरू किया। रोहित ने सच में मम्मी जी की मेडिसिन्स और डाइट संभालना शुरू किया। वो हर डॉक्टर विजिट में साथ जाने लगा। मम्मी जी धीरे धीरे बदलने लगी। एक शाम उन्होंने खुद मेरी बनाई लौकी की सब्जी खाई और बहुत धीरे से बोली, नमक ठीक है। मुझे पता था, ये उनके लिए माफी का दूसरा तरीका था। मैंने भी सिर हिलाकर कहा, अच्छा है। हमारी जिंदगी फिल्म जैसी परफेक्ट नहीं हुई, पर सच सामने आने के बाद कम से कम मेरी आवाज वापस आ गई। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, कोई बड़ा तमाशा नहीं किया, बस सच को कमरे के बीच में खड़ा कर दिया। और कभी-कभी औरत की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि लोग उसे बेचारी नहीं, झूठ से बची हुई इंसान समझें। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक छुआ है,
तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि निशा को तुरंत माफ़ कर देना चाहिए था या अलग रहकर अपनी इज्जत बचाना सही था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही असली भारतीय घरों की कड़वी लेकिन सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर मुस्कुराते घर के अंदर एक कहानी दबकर बैठी होती है।